चलिए। हेलो। सुनो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में ये पढ़ा है कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगी। अगर सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो वो कितने फोर्स से करती है। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। और कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि यदि दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है कितना, R, तो इस दोनों के बीच में सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता था वो कितना होता था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना, इस K को हम लोग कितना लिखते थे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना, R²। इतनी बातें आप लोग जानते होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कि आज का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे, और इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद अब हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये एक लंबा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है क्या, जिस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि हम लोग जान रहे हैं क्या, हम लोग जान रहे हैं क्या, ध्यान देना कि मान लो कि यहां पर अगर हम कोई सा चार्ज रखे हैं प्लस Q, और यहां से समथिंग R डिस्टेंस पर हम एक कोई छोटा चार्ज रखे हुए हैं प्लस Q, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो आप सोचिएगा जरा सा कि फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, के Q1 Q2 बाई R²। तो भाई Q1 के जगह पर है कैपिटल Q, Q2 के जगह पर है स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना। जरा सा ध्यान देना कि अगर R का वैल्यू कम रहेगा, F जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। इसका मतलब कि R का वैल्यू जितना छोटा रहेगा फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये चार्ज इसके जितना ही नजदीक रहेगा, इसको इतना तेजी से रिपेल किया जाएगा, उतना अधिक फोर्स से रिपेल किया जाएगा। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर हम इस R को बढ़ाते जाएं और दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, R का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक समय आएगा कि ये प्लस Q यहां से बहुत दूर इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, और जब इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो इन्फानाइट से हम इस टर्म में डिवाइड करेंगे, आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स का इफेक्ट दिखा पा रहे। अब मान लो कि मेरे हाथ में एक चार्ज है, तो हो सकता है कि ये यहां पे फोर्स लगाए, यहां पे थोड़ा कम लगाए, और दूर जाए और थोड़ा कम लगाए, और होते होते क्या हो जाएगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स खत्म हो जाएगा। नीचे भी वही हाल होगा, आपके तरफ भी, पीछे भी, आगे भी, मतलब 3 डायमेंशनली चारों तरफ कोई ना कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट ऑफ फोर्स एक सर्टेन रीजन में दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इस चार्ज को हम वहां से बहुत दूर लेके चले जाएंगे तो अब इसका इफेक्ट इस पर कोई नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिस रीजन में कोई भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, एक से अधिक चार्ज भी किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखा पाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फोर्स का इफेक्ट दिखा पाए, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर मैं यहां हूं एक सोर्स चार्ज, और आप लोग यहां पर है कोई दूसरा चार्ज है, छोटे चार्ज है हमसे, तो मैं आप लोगों को रिपेल करूंगा फोर्स से। तो कब ज्यादा रिपेल करूंगा, मेरा इफेक्ट आप पर ज्यादा कब रहेगा, जब आप मेरे नजदीक में है तब। आप यहां से दूर जाएंगे, धीरे धीरे मेरा इफेक्ट आपके ऊपर में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब बहुत दूर आप चले जाएंगे तो मेरा इफेक्ट लगभग नहीं रहेगा आप पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब मेरा इफेक्ट आप पर रहने के लिए एक रीजन है, जिस रीजन में, जिस दायरे में ही आप पर मेरा प्रभाव है, उस दायरे के बाहर आप पर मेरा प्रभाव नहीं है। उसी दायरे को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज के उसी दायरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि इट इज द रीजन, इट इज द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ, सराउंडिंग अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। ये एक चार्ज के लिए भी हो सकता है और एक से अधिक चार्ज के
सराउंडिंग में भी हो सकता है एक ऐसा रीजन इन विच इफेक्ट ऑफ फोर्स, इन विच इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन, इन विच इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन, के जिस क्षेत्र में बल का प्रभाव, फोर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिले, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इस इफेक्टिव फोर्स में जो फोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोर्स कैसा हो सकता है, ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, और ये फोर्स जो है कैसा हो सकता है, ये फोर्स आपका रिपल्सन भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोला कि कोई बड़ा चार्ज रहेगा तो ये किसी दूसरे चार्ज पर एक सर्टेन रीजन तक ही फोर्स लगा पाएगा। जब ये छोटा चार्ज इसके नजदीक में रहेगा तो इस पर अधिक फोर्स लगेगा। धीरे धीरे हम चार्ज को दूर लेते जाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा और फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये केवल इसी डायरेक्शन में, क्या यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो भी वही होगा, पीछे की तरफ जाएंगे तो भी यही होगा, आगे की तरफ आएंगे तो भी यही होगा। ये घटनाएं कैसी होगी, 3 डायमेंशनल होगी, चारों तरफ होगी, और एक रीजन होगा जिस रीजन में ही ये चार्ज क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पर अपने फोर्स का इफेक्ट दिखा सकता है। और उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समय ऐसा भी हो सकता है जिस समय में ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय में ये चार्ज पर क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। तो आप देखिएगा कि जब आर कम रहेगा, आर कम रहने का मतलब ये जो स्मॉल क्यू है ये कैपिटल क्यू के करीब रहेगा, तो आर कम रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, और आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लगने वाला फोर्स है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे आर का वैल्यू बदलेगा फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, कहीं पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो कहीं पर बहुत कम फोर्स लगेगा। तो फोर्स के इसी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए एक टर्म लाया जाता है, एक टर्म लाया जाता है जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है क्या, कि किसी भी पॉइंट पर जो है सो कितना फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी चार्ज के सराउंडिंग का एक रीजन, जिस रीजन में इस चार्ज के फोर्स के इफेक्ट को देखा जा सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जहां तक ये फोर्स लगा पाएगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इस फील्ड में कहीं पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, कहीं पर बहुत कम फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर मजबूत है जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और कहीं पर क्या है, कमजोर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रांगनेस या वीकनेस, या एक वर्ड में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, जिस टर्म का नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करें तो कहेंगे क्या कि ये एक टर्म है, इट इज द टर्म यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ का मतलब सीधे सीधे आप जानिए कि ये स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। इसका स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपसे कोई आदमी पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कहा क्या कि इट इज डिफाइंड एज, कहा क्या कि ये जो डिफाइंड है ये इट इज डिफाइंड एज है कैसा, तो इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि किसी भी यूनिट चार्ज पर
कितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए क्या कि अपने पास एक चार्ज है सोर्स चार्ज, जिसका नाम हम लोग रखते हैं क्या, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, प्लस कैपिटल क्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से आपको कहे क्या कि आर डिस्टेंस पर, यहां से आपको कहा क्या जाए कि आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, और बताओ कि इस P पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो यहां से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा किस चीज का, टेस्ट चार्ज का। अब देखो हमको इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखना है, तो इफेक्ट हम अपना इफेक्ट किस पर दिखा पाएंगे, जो मेरे से कमजोर रहेगा उस पर। अगर कोई मेरे से स्ट्रांग आदमी आ गया तो उसी का इफेक्ट उल्टा मेरे पे दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, टेस्ट चार्ज। अब देखिएगा कि ये टेस्ट चार्ज क्यों लाए, इस टेस्ट चार्ज को जरा सा सोचो कि हमको इस प्लस क्यू का इफेक्ट देखना है पॉइंट P पर। अगर हम P पॉइंट पर एक बड़ा सा चार्ज रख दें और मान लो कि ये रख दें +5Q का, तो आप ग्रेविटेशन में पढ़े हैं क्या कि जो कमजोर बॉडी है उस पर फोर्स का इफेक्ट दिखता है। जैसे पृथ्वी और ये पेन का मैं बात करूं तो आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ा है, ग्रेविटेशन के लॉ में पढ़ा है कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब अट्रैक्ट करती है भाई, तो यहां से पेन छोड़ूं तो पेन ही नीचे क्यों जाता है, पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पर सोर्स क्या बनता था फोर्स के लिए, फोर्स के लिए हम लोग लिखते थे कितना, Gm1m2/r²। अब देखो कि अगर हम m1 को बोल दे मास ऑफ अर्थ, तो ये बहुत बड़ी मास है अपने आप में, इसके रिस्पेक्ट में, इस पेन के रिस्पेक्ट में। तो जो छोटा बॉडी है फोर्स का इफेक्ट उसी पर आपको देखने को मिलेगा। अगर बड़ा बॉडी रहेगा तो उल्टा कहानी पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब यहां से हम अगर पेन को छोड़े तो पेन ही नीचे गिरेगा, क्यों कि इसका मास क्या है, कम है। इसका मास कम है तो इसका इफेक्ट भी क्या दिखेगा, कम दिखेगा, नहीं के बराबर में दिखेगा। उल्टे किसका इफेक्ट दिख जाएगा, अर्थ का इफेक्ट दिख जाएगा। तो अगर मुझे इसका इफेक्ट देखना है तो इसके सराउंडिंग में इससे बहुत छोटा पार्टिकल रखेंगे क्या, कि मुझे इसका इफेक्ट देखने को मिले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से चार्ज के केस में भी अगर मुझे क्यू का इफेक्ट देखना है और यहां पर इससे 5 गुना बड़ा क्यू रख दे तो इस पर उल्टा भारी पड़ जाएगा, इसको धक्का देने के बदले में इसी को धक्का देके हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक बहुत छोटे चार्ज का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज के बारे में कहा जाता है क्या कि ये टेस्ट चार्ज जो है, इट इज वेरी स्मॉल पॉसिबल, इट इज वेरी स्मॉल पॉसिबल पॉइंट चार्ज है। ये क्या है, वेरी स्मॉल पॉसिबल क्या है, पॉइंट चार्ज है। और इस पॉइंट चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, तो इट इज डिनोटेड बाय +Q0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज है जिसको हमेशा नेचर में कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। और वेरी स्मॉल पॉसिबल पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉसिबल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक ना, वेरी स्मॉल पॉसिबल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और इसको हम लोग डिनोट किस चीज से करेंगे, +Q0 से। ऐसा देखो कि जैसे करंट या कोई बिजली का मिस्त्री है तो उसके पास मस्ट क्या है, रहना, हमेशा कुछ रहे ना रहे, एक टेस्टर हमेशा रहता है पॉकेट में। आपको जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आपको हमेशा टेस्ट चार्ज अपने पॉकेट में लेके चलना। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, तो एक बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, नेचर इसका कैसा है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इस बात से पहले जरा सा हम लोग यहां पर आते हैं कि यहां पर लिखे हैं क्या, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो क्या कि हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं +Q0 रख दिए। इसका मतलब क्या कि इस +Q के रिस्पेक्ट में ये +Q0 जो है ये कैसा है, बहुत छोटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चार्ज जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है। मान लो क्या कि इसमें जो इसने फोर्स लगाया, ये फोर्स था कितना, F। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि जब Q0 चार्ज रखे तो फोर्स कितने का लगा, F का।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम चार्ज रखे क्यू नॉट तो फोर्स लगा कितने का? तो अगर हम चार्ज रखेंगे 1 तो फोर्स लगेगा कितने का? एफ बाय क्यू नॉट का। अब ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोगों ने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा देखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या देखा हम लोगों ने? एफ अपॉन क्यू नॉट। इस चीज को आपको मस्ट है क्या करना? हमेशा ही याद रखना क्या कि जब भी हम लोग बात करेंगे किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नीचे क्या आएगा? चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा देखना कि यहां पर डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमने देखा क्या कि कोई सोर्स चार्ज किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पर एफ फोर्स लगा रहा है, तो क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है? तो एक पर कितना फोर्स लगाएगा? और एक पर जितना फोर्स लगाएगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कुछ नहीं है, क्या है? एक टेस्ट चार्ज है, जिस टेस्ट चार्ज के बारे में आपको सीधा सीधा बस इतना बात जानना है क्या कि ये बहुत छोटा है। क्यों है छोटा? क्यों कि उस पर सोर्स चार्ज का इफेक्ट दिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा बात क्या कि जो पॉइंट चार्ज है ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। अब देखो कि फिजिक्स में आप जितना भी नया नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे उस सब का आपको यूनिट देखना है, उसका आपको देखना है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, और आपको देखना क्या है? उसका डायमेंशन देखना। तो यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। अब हमको जानना है क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो जरा सा देखना कि ये फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला पॉइंट हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्या कि जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटेंसिटी इज क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इज हो जाएगा क्या? न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस न्यूटन पर कूलम को ही आप एक वर्ड में लिख सकते हैं क्या? न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा चीज देखो कि अगर यूनिट लिखे तो अगर इसका हमको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका? डायमेंशन फॉर्मूला किसका? तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अगर हम लोग बात करें किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमको E का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, अगर हमको E का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो वो डायमेंशन किसके बराबर में होगा? एफ बाय क्यू नॉट के डायमेंशन के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स का डायमेंशन आपको याद है कि नहीं याद है? फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mlt माइनस चार्ज का डायमेंशन आपको याद है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मास तो एक ही है, मास रह जाएगा, लेंथ भी एक ही है, लेंथ रह जाएगा, टाइम -2 ऊपर और एक नीचे से और जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? t का पावर -3 और a ऊपर है 1 तो -1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है तो mlt-3a-। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? इतना बात में कोई दिक्कत है? मैं क्या बोला भाई अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज, ये चार्ज एक भी रह सकता है, एक से अधिक भी रह सकता है, तो चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जिस रीजन में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सके, इसका मतलब किसी दूसरे चार्ज को अपने तरफ खींच सके या अपने से क्या कर सके? रिपेल कर सके। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक रीजन तक ही होगा, एक क्षेत्र तक ही होगा।
हम किसी इलाके के बहुत बड़े डॉन हैं, तो मेरा एक इलाका है कि इस इलाका में कोई मेरे डर से नहीं बोलेगा, लेकिन अगर हम अपने इलाके से बाहर चले जाएंगे तो ज्यादा बोलेंगे। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का अपना इलाका है, जिस इलाके में ये क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा पाएगा, या तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा या तो इसको रिपेल कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उस इलाके से बाहर ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता है, और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। आपको मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे और कहीं पर क्या लगा पाएंगे, कम फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे कि कम लगाएंगे, इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कहा क्या कि किसी यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज पर आप कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने माना क्या कि अगर अपने पास चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, तो एक चार्ज पर कितना लगेगा, एफ वाई, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या लिखे, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है बेटा, फोर्स, और क्यू नॉट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट का बात करेंगे तो कितना होगा, अब न्यूटन पर कूलॉम ये एसआई यूनिट हो गया, तो हम डायमेंशन का बात बोले तो बोले क्या कि यहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एफ बाई क्यू नॉट का होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमको पता, लेकिन फोर्स का डायमेंशन हमको पता, एक चार्ज का डायमेंशन हमको पता, इसको सॉल्व कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकल के आ गया। अब सवाल उठता है क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो आप याद कीजिए वेक्टर का वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाना सिखाया था। उसमें मैं आपको बताया था क्या कि यदि हम किसी स्केलर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा। अगर किसी हम स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, दोनों में से कोई एक वेक्टर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा। और अगर दोनों वेक्टर रहे, अगर वेक्टर इंटू वेक्टर का बात करते थे तो वेक्टर इंटू वेक्टर का बात करते थे तो दो तरह की बातें होती थी। यहां से एक होती थी क्या, डॉट प्रोडक्ट, और एक होती थी क्या, तो अगर डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट कैसा आता था, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट कैसा आता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको याद होगा कि फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। चार्ज वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। तो वेक्टर और स्केलर दोनों में से एक ही वेक्टर है, तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा, वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अगर हम लोग बात करें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो लिखेंगे क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे ही भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर क्वांटिटी का अपना एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, और उस डायरेक्शन को हम लोगों को पता करना है। जरा सा देखना कि वेक्टर क्वांटिटी कैसा है। तो मैंने आपको बताया है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये है क्या, फोर्स अपॉन चार्ज। ये फोर्स है आपका क्या, वेक्टर, और ये चार्ज है क्या आपका, स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर कोई एक वेक्टर रहे, यदि दो टर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रहे और उसमें से कोई एक वेक्टर रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा क्वांटिटी है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और इधर चार्ज है। इसका मतलब क्या कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। क्यों कि आपको मैंने बताया था क्या कि जब किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट जो आता है उसके केवल मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है, डायरेक्शन पर कोई फर्क। तो 1/q0 स्केलर है। फोर्स क्या है, स्केलर से वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा और डायरेक्शन क्या रहेगा। तुमको याद होगा कि बताए थे कभी r टाइम्स m, बताए थे कि नहीं, m स्केलर था और उससे हम r वेक्टर में मल्टीप्लाई किए थे तो मैग्नीट्यूड m गुना हो गया था और डायरेक्शन में कोई चेंजिंग। इतनी बातें याद है कि नहीं याद है।
तो इसका मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा डायरेक्शन। तो देखो कि जब जाने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स और चार्ज का रेशियो है, फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है। जब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में रहे और उसमें कोई एक वेक्टर है तो रिजल्ट कैसा मिलता है, वेक्टर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है सो 1/q0, 1 स्केलर q0 स्केलर, यानी कि ये पूरा टर्म क्या स्केलर, इससे किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किए हैं तब जाकर के रिजल्ट क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इतनी बातें समझ में आ रही है अगर, तो भाई साहब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप समझिएगा क्या, कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर में होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जैसा फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, एक वेक्टर हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। अब क्या बताया था आपको कि किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसके डायरेक्शन पर कोई फर्क, केवल मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है। तो भाई जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होना है, सेम होना है। इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या आपको? अब अपने पास जो चार्ज है वो केवल दो तरह का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा ये जरा सा देखेंगे, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये जरा सा देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था क्या कि टेस्ट चार्ज क्या है, एक बहुत छोटा पॉसिबल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत छोटा है, जितना छोटा से छोटा पॉसिबल हो। कितना छोटा से छोटा पॉसिबल हो सकता है भाई? तो सबसे छोटा पॉसिबल हो सकता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग मान के चलेंगे कि यह बहुत छोटा से छोटा पॉसिबल चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको मैं बोल रहा हूं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के जैसा ही होगा। तो अपने पास दो तरह का चार्ज है, दो तरह के चार्ज में क्या क्या है भाई? तो एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है क्या, नेगेटिव चार्ज। मान लो कि इसको हम बोलते हैं प्लस क्यू और इसको हम बोलते हैं कितना, यहां से जो है तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और यहां से भी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कोई सा पी। ये पॉइंट है पी जिसका यहां से कितना डिस्टेंस है आर, और ये भी पॉइंट है पी जिसका यहां से कितना डिस्टेंस है। अब ध्यान देना कॉन्सेप्ट पर कि पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको कहां पे रखना है, पॉकेट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉकेट से टेस्ट चार्ज को निकालिए और टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी पर क्या करिए, रख दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मैंने निकाला है, मेरे पास कितना बड़ा चार्ज था ये मेरे को पता है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जरूरत है किस चीज की, केवल फोर्स की। और फोर्स निकालने के लिए इस दोनों चार्ज के बीच में मेरे पास कूलॉम्स लॉ पहले से है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस बात पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो भाई जब रिपेल करेगा तो ये बताओ कि ये रिपेल अंदर के तरफ करेगा कि रिपेल बाहर के तरफ करेगा? बाहर के तरफ। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर के तरफ होगा, बाहर के तरफ होगा। और मैंने आपको क्या बोला है कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर से हम क्या करेंगे कि पॉकेट से टेस्ट चार्ज निकालेंगे। टेस्ट चार्ज कैसा है भाई? तो पॉजिटिव है और कितना है, बहुत छोटा है।
अब बताओ कि ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो भाई जब अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा कि अंदर की तरफ लगाएगा? अंदर के तरफ लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर के तरफ। अभी मैंने आपको बताया क्या कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका भी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बातें ब्रह्मास्त्र के जैसे आपको याद रखनी है क्या? ये बातें ब्रह्मास्त्र के जैसे आपको याद रखनी है क्या कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इज ऑलवेज किधर भाई? तो इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, कि चार्ज से जो है तो ये हमेशा ही क्या होगा? दूर जाता हुआ दिखेगा। मतलब कि हम जहां भी कहीं देखेंगे कि प्लस क्यू रखा हुआ है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर कहां जाएगा? इधर कहां जाएगा? बाहर के तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको जरा सा अच्छे से बना दे, बड़ी गंदा लग रहा है। इसको जरा सा अच्छे से बना दे। कैसे? तो एक चार्ज बनाए यहां पर। इस चार्ज का नाम क्या रखें? इस चार्ज का नाम क्या रखें? प्लस क्यू। और इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो हमेशा किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। हमेशा किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। हमेशा किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक ना? हमेशा ही जो यहां से चार्ज का डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो किधर के तरफ? अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये तीनों डायरेक्शन में नहीं, चारों डायरेक्शन में क्या होगा? रेडियली बाहर के तरफ। तो हमेशा ये बात याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और चारों तरफ बाहर के तरफ फैलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा, जो आपका ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज किधर? तो ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। हमेशा किसके तरफ होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। हमेशा चार्ज के तरफ होगा। और भाई साहब अगर हम लोग मान ले थोड़ा देर के लिए क्या कि अगर हम लोग मान ले थोड़ा देर के लिए क्या कि ये कोई सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। इस चीज को क्या करना है आपको? हमेशा ही याद रखना है क्या कि नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा किधर? अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों? कि अभी बता रहा था क्या कि फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। क्यों? कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वन नंबर है जो कि स्केलर है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है आपका, ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है? स्केलर। और जब किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन पर कोई फर्क। इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। टेस्ट चार्ज जो अपने पास है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज जो है तो टेस्ट चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए कि यहां से सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाए इसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब बात करेंगे किस चीज का? तो बात करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लो क्या कि अपने पास क्या रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। कि अपने पास क्या कह रहा है, ध्यान देना कि अपने पास क्या कह रहा है कि एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है कैसा भाई, तो इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है कितना, प्लस क्यू। और आपसे क्या कह रहा है कि इस चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर, इस चार्ज से r डिस्टेंस के दूरी पर एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर हमको बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कूलॉम्स लॉ से जाने से पहले मैं आपको क्या बोला हूं कि जब भी बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप अपने पॉकेट में क्या रखिए, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को पॉकेट से निकालिए और पॉइंट P पर क्या करिए, रख दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को अगर हमको निकालना है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को अगर हम थोड़ा देर के लिए मान ले F, तो बाय कूलॉम्स लॉ अगर हम लोग बात करें बाय कूलॉम्स लॉ, तो बाय कूलॉम्स लॉ अगर हम लोग बात करेंगे तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, बाय कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू जो लिखेंगे वो F इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर कैपिटल Q, Q2 के जगह पर कितना, और बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, r²। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो डेफिनेशन पढ़ा है हम लोगों ने किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन का बात करें तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर में होगा। यही चीज ना पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर में होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर में होगा। यही चीज ना अभी देखे हो क्या, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, फोर्स बाय कितना, चार्ज। अब ध्यान देना ये फोर्स बाय चार्ज अगर हम लोग देखें तो ये बताओ कि इसी चीज को अगर मुझे लिखने का मन करे तो E इक्वल टू F इंटू 1/Q0 लिखें तो आपको कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। F/Q0 को F इंटू 1/Q0 लिख ही सकते हैं। फोर्स के जगह पर आप यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे क्या, और Q0 के जगह पर Q0 आपका है ही, तो अगर फोर्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F के जगह पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय कितना, और इंटू कितना, 1/, देखो जरा सा ध्यान से कि ये Q0 और ये Q0 बच कितना गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कितना, r²। बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला है क्या कि जो टेस्ट चार्ज रखना है वो बहुत छोटा रखना है, तो कितना छोटा रखना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम कितना बड़ा रखते हो कितना छोटा रखते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में Q0 नाम का कोई चीज आया क्या, नहीं आया। तो हम यहां पर कितना बड़ा चार्ज रखें Q0, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क पड़ेगा क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली फर्क पड़ जाएगा। प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर इस Q से बड़ा हम यहां पर टेस्ट चार्ज रख देंगे तो अगर ये बड़ा है तो इसको धक्का देके दूर भगाएगा, लेकिन अगर यही बड़ा रहता तो उल्टे इसी को क्या करता, धक्का दे देता, तो इसका इफेक्ट निकलता कि इसका इफेक्ट निकलता, Q0 का इफेक्ट निकल जाता। लेकिन हमको निकालना किसका है, Q का इफेक्ट, इसीलिए जो Q0 रखेंगे वो कैसा रखेंगे, बहुत छोटा रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो सीधे के सीधे किधर, बाहर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो किधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो अगर हमको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q बाई कितना R स्क्वायर। हमारे पास Q गिवन था और R गिवन था। क्या था कि कह रहा है क्या कि कोई चार्ज एक Q है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो भाई कितना होगा, 1/4πε0 Q बाई कितना। अब पॉइंट P अगर चार्ज के बहुत नजदीक रहेगा, अब पॉइंट P अगर चार्ज के बहुत नजदीक रहेगा तो R का वैल्यू क्या रहेगा, कम। और R का वैल्यू जब कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पॉइंट P चार्ज से बहुत दूर रहेगा तो R का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, कम आएगा। तो यहां पर एक ग्राफ देखते हैं हम लोग, छोटा सा ग्राफ देखते हैं किसके, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस R का। कि R के बदलने से, डिस्टेंस बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बदलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि हम एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रखते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस R को रखते हैं। यहां पे R और यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर ये पॉइंट P चार्ज के बहुत करीब रहे, ठीक ना, अगर पॉइंट P क्या रहे, चार्ज के बहुत करीब रहे, तो R ऑलमोस्ट कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखना, ध्यान से देखना यहां पर कि अगर पॉइंट P जो है ये रहे क्या, क्लोज टू प्लस Q, तो जो R कर जाएगा वो टेंडिंग टू किधर। अगर पॉइंट P चार्ज के बहुत करीब रहेगा तो R धीरे धीरे छोटा होते होते कितना हो जाएगा, लगभग 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और R जब लगभग 0 हो जाएगा तो यहां से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ के कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। R 0 कर दीजिए तो 0 से किसी भी टर्म में डिवाइड करेंगे कितना मिलता है, इंफिनिटी। और अगर तुम देखना कि अगर R जो है, अगर पॉइंट P जो है, अगर पॉइंट P इज एट इंफिनिटिव, अगर पॉइंट P कहां पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो अगर P पॉइंट यहां से बहुत दूर रहे, इनफाइनाइट पर रहे, तो R का वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो R का वैल्यू भी अगर इनफाइनाइट हो जाएगा मेरे भाई, तो अगर R का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, तो जब R इनफाइनाइट टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते टेंडिंग टू कितना कर जाएगा, 0। किसी भी चीज में जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि R 0 होने का मतलब, R 0 होने का मतलब क्या, कि हम लोग लगभग ओरिजिन के पास में है। और R 0 होने का मतलब कि ओरिजिन के पास में है, तो जब R 0 हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं R का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, R का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा। और जब इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा। मैंने यहां पर कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लिखा है, टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के आसपास का चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 के आसपास का चीज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग ग्राफ का बात करेंगे तो ये ग्राफ जब R होगा 0 तो ये रहेगा इनफाइनाइट पे, और धीरे धीरे घटते घटते जब R इंफिनिटिव के तरफ टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर के तरफ टेंड करने लगेगा। ये देखना कि ये ग्राफ एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है कभी भी, ये इधर इनफाइनाइट पे है और ये जाते जाते ऑलमोस्ट 0 होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने बातों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। इतने बात में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों कि इस बात में दिक्कत नहीं होने के लिए आपको केवल इतना बात याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब फोर्स रहेगा ऊपर, चार्ज रहेगा क्या, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम यूनिट का बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन पर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आपको आ गया। अब हम बोले क्या कि देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है।
दो टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहे, कोई एक वेक्टर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब यहां से देख रहे हैं क्या कि जो क्यू नॉट है वो स्केलर है, फोर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। अब यहां से आ गए क्या टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट पर कि टेस्ट चार्ज कैसा है, बहुत छोटा, स्मॉल और पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले आपको कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे पॉकेट से टेस्ट चार्ज निकालो, वहां पर डाल दो। तो जब हम प्लस क्यू के कारण बात करेंगे, यहां टेस्ट चार्ज डालेंगे तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये किधर है, टुवर्ड्स द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी बात को हम लोगों ने कंक्लूड करके लिखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। अब इतना बात का जानकारी लेने के बाद हम लोग देखें कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कहा क्या कि एक पॉइंट चार्ज है आपके पास प्लस क्यू, बताइए कि इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या किए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बात आए पॉकेट से टेस्ट चार्ज निकाले, पॉइंट पी पर रख दिए। आप पॉइंट पी पर रख दिए तो देखेंगे कि अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को, अगर नेगेटिव रहता तो क्या करता, कितने फोर्स से, मान लिए एफ। अब एफ निकालने के लिए अपने पास पहले से जुगाड़ है क्या, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से हमने फोर्स निकाला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, E = F बाय फोर्स मेरे पास पता है 1/Q0 लिख दिए। फोर्स का वैल्यू जब यहां से डाले तो फोर्स का वैल्यू यहां से डाले, Q0 से Q0 कट गया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो हमको 1/4πε0 का वैल्यू पता है। चार्ज कितना बड़ा है ये हमको पता रहेगा और यहां से कितना दूर पर निकालना है आर भी पता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। और इसका यूनिट क्या रखेंगे, न्यूटन पर कूलम। अब क्या बोले कि ग्राफ का बात किए थोड़ा सा, तो ग्राफ के लिए जो है, तो ग्राफ के लिए जो हम लोगों ने बात किया है उस ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया कि ग्राफ में देखो कि अगर चार्ज जो है, अगर ये चार्ज जो है, अगर ये चार्ज क्या रहे भाई, तो पॉइंट चार्ज के बहुत करीब रहे, ये है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और यहां के अगर बहुत करीब रहेगा ये पॉइंट पी, तो ये आर का वैल्यू घटते 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 ऑलमोस्ट कहां हो जाएगा, 0। तो जब आर का वैल्यू 0 होगा तो ये ई कहां टेंड करने लगेगा, इनफाइनाइट की तरफ। जैसे जैसे आर का वैल्यू, यहां देख लेना ये चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो जब आर 0 होगा तो ई इनफाइनाइट होगा, जब आर इनफाइनाइट होगा तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, तो जब पी बहुत क्लोज होगा क्यू के तो आर 0 टेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट टेंड करेगा। और जब बहुत दूर चला जाएगा तो आर इन्फिनिटिव टेंड करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो जब 0 के पास में था तो किधर था, इनफाइनाइट पे। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और जब इनफाइनाइट के तरफ जाने लगे हैं तो ये ऑलमोस्ट कितना होना चाह रहा है, 0, नॉट एग्जैक्ट 0, टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है। लिमिट पढ़े हुए हो गए मैथ्स में, लिखते हैं ना x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब x एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कहानी थी आज की किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आज एकदम बेसिक शुरुआत हुआ है। अब देखो अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज पढ़ते आए हैं, अब इसमें लीनियर चार्ज रहेगा तब क्या होगा, ये पेन है पूरा चार्ज कर दें तो अब तो ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, तब कहानी क्या होगी, ये सब कहानी धीरे धीरे हम लोगों को आगे पढ़ना है। इसको पढ़ के आइएगा, अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर फॉर्म का बात करेंगे। जैसे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का बात किए थे ना, वैसे ही तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर वगैरह पढ़ के आइएगा, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना काफी है।